ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को हम चाहे तो पैरेलली मतलब और इस तरह से आगे इसको हम चाहे तो इसको यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये वेक्टर इस तरह है तो इसको हम पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ पर भी ला सकते हैं। मतलब हम किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली। तो पैरेलल मतलब उसको आगे भी बढ़ा सकते हो और उसको हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेस कर सकते हो। जैसे ये मेरा पेन दिख रहा है, ये मेरा पेन दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। तो इस पेन को हम इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो गया। या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा उधर ही रहेगा। और पेन को हम सिर्फ घसका रहे हैं तो पेन का लंबाई चौड़ाई नहीं ना चेंज हो रहा है, तो मतलब लंबाई एक्चुअली। तो हम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं या फिर आगे पीछे इस तरह से वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं। ये होता है हमारा फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। इसको हॉरिजॉन्टली बना सकते हो कि जैसे अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है, तो तुम इसको यहाँ पर भी ए वेक्टर दिखा सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लिखोगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख लिए। अब जैसे देखो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है कुछ ऐसा, ये वेक्टर का नाम है बी वेक्टर। रुक जाओ, अच्छे से बनाते हैं। ये मानो कि तुम्हारे पास एक बी वेक्टर है, देखना स्क्रीन पे ध्यान से सारे बच्चे। और एक तुम्हारे पास इस तरह से ए वेक्टर है। अभी हमने क्या पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स में कि हम लोग वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ए वेक्टर को कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे है वो, ठीक है। और बी वेक्टर को हम यहाँ भी लगा सकते हैं उसी एंगल पर। समझो कि उसी को डिस्प्लेस करके हमने यहाँ ले आया। कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन वेक्टर होगा ना, मतलब जो सम वेक्टर होगा, वो ये वाला होगा। कलर डिफरेंट दे देते हैं। ये जो रेड वाला बनाने जा रहे हैं ना, ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का क्या नाम है? ए सी वेक्टर, जिसको हम लोग सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये सी वेक्टर होगा क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये फिगर बनाओ फिर हम लिख पाते हैं। ये कहलाता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखोगे if two vectors are represented, रेडी हो? लिख रहे हो ना? if two vectors are represented as if two vectors are represented as two adjacent side of a triangle, if two vectors are represented as two adjacent side of a triangle taken in an order, then resultant of two vectors will be represented by third side of the triangle taken in the reverse order.
टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। किसी का छूट गया कि सब लिख लिए? अंजलि रीड करोगी? If two vectors are represented as two adjacent sides of a triangle taken in an order, then resultant of two vectors will be represented by the third side of triangle taken in reverse order. ठीक है, वो रिजल्टेंट तुम 2 बार पढ़ी, लिखी एक ही बार हो ना? ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है। क्या ये एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड है? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या ये ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड है ना? और इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। देखो ए बी इधर जा रहा है और बी सी इधर जा रहा है, मतलब इसका पर्टिकुलर ऐसा ऑर्डर है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए सी, क्या वो ट्रायंगल का थर्ड साइड है और उसका ऑर्डर कुछ उल्टा नहीं है? अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, हाँ कि ना? समझ में आया? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जहां पर एक वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर ये इस तरह से है तो हमारा थर्ड साइड जो ट्रायंगल का होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, लेकिन टेकन इन एन रिवर्स ऑर्डर। आप सेम ऑर्डर में नहीं ले सकते। जैसे हम बता देते हैं सेम ऑर्डर का मतलब क्या। सपोज इफ यू वुड हैव कि तुम्हारे पास एक ऐसा वेक्टर होता, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर नीचे बता दिया, ये हमारा बी वेक्टर है। तो हमारा जो तीसरा वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो ये तो साइक्लिक हो गया ना, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है और रिजल्टेंट भी ऐसे है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सेम ऑर्डर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर इसको तुम बोलते हो पॉइंट ए और इसको बोलते हो पॉइंट बी और इसको बोलते हो पॉइंट सी, ठीक है, तो यहां पर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना चाह रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो अगर तरीके से देखा जाए तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? ऊपर वाले फिगर से तो साफ दिख रहा है कि ए सी वेक्टर होता है, ठीक है। और हम ये गलत लिख दिए, यहाँ पे सी ए ना होगा। कोई डाउट है क्या किसी को? ये ए बी वेक्टर फिगर से लिखें, फिगर से लिखें ये वाला लाइन, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर प्लस ए सी ए वेक्टर, ठीक है। जैसे जैसे तीर चल रहा है वैसे वैसे नाम लिखें। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो ये सीक्वेंस में। तो ऊपर वाले फिगर से क्या लग रहा है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर रिजल्ट ए सी वेक्टर देता है, ठीक है। और तो ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये तो रिजल्टेंट जीरो वेक्टर दे देगा, है ना। तो इसलिए हम लोग सेम ऑर्डर में कभी भी नहीं लेते हैं। एक बात और सर, एक बार फिर से बता दीजिए। हमने क्या किया ना कि ये तीनों साइड्स के वेक्टर्स को जोड़ा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर का हमने सम निकाला, ठीक है। लेकिन अगर तरीके से देखा जाए, तरीके इन द सेंस की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का सम क्या होता है? ए सी वेक्टर होता है ना। तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे ए सी वेक्टर, और ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन से हमने उठाए थे, फिगर से उठाए थे कि ये सी ए वेक्टर है। तो ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन है ना, तो क्या ये दोनों कट के जीरो नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट ऑर्डर का होता है, ठीक है। आस्था, शिल्पी, क्या कैमरा ऑन नहीं करना है तुम्हें? सर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये देखो एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। अगर हम बात करते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हमको वेक्टर का सम नहीं वेक्टर का डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान दो, पहले स्क्रीन पे उतार लेना। ये देखो, ये जो हमारा बी वेक्टर है ये ऊपर की तरफ है ना, तो हम उसी वेक्टर को ठीक उतने ही मैग्नीट्यूड का नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है।
तो अब हम उस बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा है ना कि अभी तो लिखवाया था, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर, ठीक है। तो तीसरा वाला हमारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ऑफ अपोजिट ऑर्डर, है ना, अपोजिट ऑर्डर। इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं है ना। तो अच्छा, ये जो हमने रिजल्टेंट रेड वाला वेक्टर निकाला, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ आ रहा है, इसको नोट कर लो। एक तो वेदिका क्लास नहीं कर रही है, एक वंदिता नहीं कर रही है, एक चेतना नहीं कर रही है, एक संभवी नहीं कर रही है। ये लोग सब कहाँ है, किसी का कुछ खबर? इस सारे चीज को नोट करो। आज सा तुम्हारा ये टॉपिक छूट गया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जानना है? हाँ सर, बता दीजिए, कनेक्ट नहीं हो रहा था। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने बताया, पहले तो हमने ऊपर पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ये जो हमने ए वेक्टर बनाया है, हम इसको हाईलाइट करके बता देते, देख लो, ठीक है। ये जो हमने बताया ना, यहाँ पर ए वेक्टर है, तो हमने इसी वेक्टर को डिस्प्लेस किया, मतलब पैरेलली डिस्प्लेस किया ए वेक्टर को आगे, उतने ही मैग्नीट्यूड का है। उसको पैरेलली मतलब आगे भी ले जा सकती हो और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकते हो। पैरेलल मतलब समझती हो ना, उसको उस लाइन के अलोंग आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पटरी पे ट्रेन है और पटरी एकदम सीधा है, तो उस ट्रेन को, उस ट्रेन का जो पूरा लंबाई है वो उस ट्रेन का मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उस ट्रेन को उस जगह पर रखो, या फिर ट्रेन को ढकेल के थोड़ा सा आगे, ट्रेन छोड़ दो बहुत भारी हो गया, एक साइकिल है, ठीक है, स्ट्रेट रखा हुआ है, तो कोई बच्चा उस पर सीधा बैठा हुआ है, तो वो साइकिल वहां पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो तुम उसको ढकेल के थोड़ा सा 2 स्टेप आगे कर दो, तो वो पैरेलली तुम किसी भी वेक्टर को, मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेस कर सकती हो। उसी तरह से कोई बच्चा साइकिल एक रो में लगा हुआ है, एक लेन में है, तो आप उसी लेन से दूसरे लेन में ले आओ, उसी उसी हॉरिजॉन्टल में, तो वो भी हमारा पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे दिखाए कि मानो कि हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। तो अभी तो जस्ट हमने ऊपर पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स में कि वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जो वेक्टर बी वेक्टर ऐसे है, उसको हम डिस्प्लेस करके देखो अगले फिगर में यहाँ पे ले आए हैं, घसका के आ गया। तो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना, वो ये तीसरा वेक्टर होता है, जो उस ट्रायंगल बनने वाले का तीसरा साइड होता है। और इस पर हमने एक पॉइंट भी लिखाया है, ये बाद में लिख लेना। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का 2 एडजेसेंट साइड है ना, ए बी और बी सी, ठीक है। एडजेसेंट मतलब इस तरह से। तो जो तीसरा साइड होगा ना, ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा रिवर्स ऑर्डर का, वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑर्डर? देखो, ये वेक्टर जो हमारा है ए बी और बी सी, ये कुछ ऐसे जा रहा है इसके एरो के अकॉर्डिंग, है ना। और लेकिन जो ए सी वेक्टर है, क्या वो ऐसे जा रहा है? नहीं, वो ऐसे जा रहा है, मतलब उसके ठीक रिवर्स ऑर्डर में है। ये अगर ऐसे है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर है? तो वही हमने डेफिनेशन में लिखा है, टेकन इन अ रिवर्स ऑर्डर। बस उतना ही बताए हैं, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स और बताएं। क्लियर है तुम लोग को? बने ना? अब यहां तक नोट कर लिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पैरेलेलोग्राम, सॉरी हाँ, पैरेलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Now what is parallelogram law of vector addition? Suppose कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है
ये देखो ये हमारे पास बी वेक्टर है, क्लियर है, ये हमारा एक बी वेक्टर है और ये हमारा नेक्स्ट क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो वो बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखो उसको डिस्प्लेस कर दिए ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं ना, हम थोड़ा फिगर में बड़ा बना रहे हैं तो मान के चलो कि उतना ही साइज का वेक्टर है, ठीक है। और ये हमारा बी वेक्टर को हमने डिस्प्लेस करके यहाँ पर इसको सजा के लगा दिया, तो हमारा वेक्टर ए और ये हमारा वेक्टर बी। अगर आप इसके रिजल्टेंट वेक्टर का बात करोगे, ठीक है, तो पहले तो देखो कि एक पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो ऐसा वेक्टर होता है जो इनके कॉमन पॉइंट से होता है और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना। तो ये जो हमारा रेड वाला वेक्टर आया वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आप फिगर बनाओ, फिर हम लिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा। सदीशा को नहीं पढ़ना है? सदीशा को एकदम नहीं पढ़ना है ना शिल्पा, एकदम नहीं पढ़ना, बर्बाद। यहाँ है ही नहीं, वो बंद करके अपना घूम रही है, टीवी भी देख रही होगी। लिखोगे, अच्छा फिगर बना लो पहले। उसका आज नेटवर्क बहुत वीक है। क्या? नेटवर्क आज बहुत वीक है। नेटवर्क खराब है? वो ठीक है, वो ऐसे भी नहीं पड़ती है। लिखोगे, if two vectors are represented, if two vectors are represented, if two vectors are represented, if two vectors are represented as an adjacent side of a parallelogram, as an adjacent side of a parallelogram, if two vectors are represented as an adjacent side of a parallelogram, then sum of the vectors, then sum of the vectors will be represented by the, then sum of the vectors will be represented by the diagonals of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram passing through the common point, passing through the common point of vector A and vector B, passing through the common point of vector A and vector B, ठीक है। तो आप फिगर में समझ ही रहे होगे कि हमारा ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, फिगर में पैरेललोग्राम में, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। देखो एक होता है अपोजिट साइड और एक होता है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड मतलब साइड बाय साइड होता है, और अपोजिट मतलब एक दूसरे के आर पार, गंगा पार, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर वही डायगोनल ही हो जाता है जो उस दो वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से पास करेगा और उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम बनने वाले का डायगोनल होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसी पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है। अगर ये डन हो चुका है तो आप एक लाइन लिखिए, ट्रायंगल law is equivalent to parallelogram law. Triangle law is equivalent to parallelogram law. Triangle law is equivalent to parallelogram law.
देखो इसमें दिखा देते हैं कैसे हुआ। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो अगर ये वाला ए वेक्टर है, सॉरी अगर ये वाला बी वेक्टर है तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा ना। आधा बच्चा तो बॉडी नहीं देखता है, मानने अपने धुन में एकदम। ये अगर हमारा बी वेक्टर है तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा। अगर आप उधर वाले फिगर्स को नेग्लेक्ट करो, सिर्फ इधर वाले ट्रायंगल्स को देखो, इस ट्रायंगल को, तो क्या इस ट्रायंगल में फिर से वही वाला आ गया जो पॉइंट हमने ट्रायंगल लॉ में लिखाया था कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो क्या ये अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो ए प्लस बी वेक्टर को होगा कि नहीं होगा? तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ या ट्रायंगल लॉ लगाओ, ये दोनों ही क्या है? इक्विवेलेंट है। समझे कि नहीं समझे? बस यही दो आपको एडिशन का रूल जानना था जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बंदना समझ में आया? अब लिखो, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन द सेम थिंग, हम वैसे ही दो फ्री वेक्टर ऑलरेडी लिए हुए हैं। ठीक है, ऊपर वाले फिगर से ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इधर देखना ध्यान से। ये देखो, ये हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है एंड देन वी हैव द अनदर वेक्टर। ये ए वेक्टर है और इसको ऐसे करके हमने बी वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो क्या हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो यही जाएगा ना, और ये जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिगर मत बनाओ ना, पहले समझ लो ना सिर्फ। उसी तरह से अगर हम पहले बी वेक्टर को ले लें, पहले हम बी ही वेक्टर को ले लें इस तरह से, और फिर ए वेक्टर को डिस्प्लेस करके ऊपर ले जाएं इस तरह से। ठीक है, देखो हम डायरेक्शन चेंज नहीं किए, हम बस उसको पैरेलली डिस्प्लेस किए। समझ आ रहा है ना? मतलब हमको उस वेक्टर्स को रोटेट नहीं करना है। जैसे अगर कोई पेन है ना तुम्हारा, तो तुम्हारे सरफेस पे ऐसे पेन रखा हुआ है, तो उस पेन को तुम आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां करना है करो, बस उसको रोटेट नहीं कर सकते, है ना? तो जो भी वेक्टर है उसको हम रोटेट नहीं करते, हम सिर्फ उसको उठा के इधर से उधर ले आते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे देखो, इसको सेलेक्ट करके हम दिखाते हैं कैसे बोलना चाहिए। ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ मूवमेंट दिख रहा है तुमको? ऊपर वाला नहीं, ये जहां पर मेरा कर्सर है, ठीक सब उठ गया एक के साथ। ये दिख पा रहा है ये वाला, ये छोटू वाला एरो ऊपर की तरफ है ना? तो ये जो एरो है ये जिस तरह से मूव कर रहा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, कि हम किसी भी फ्री वेक्टर्स को इस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? तुम उसको कहाँ से उठाए थे, तुम खुद ही भूल गए। इधर से तो उठाए थे, है ना? ठीक है, समझ आया? तो हम किसी भी वेक्टर्स को इस तरह से फ्रीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा बी वेक्टर है, हमारा ए वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? तीसरा वेक्टर ये वाला होगा ना? तो कहना ये चाह रहे हैं कि आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो या बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो, हमारा एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो आप लिख लेना कॉम्यूटेटिव, मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ के निकालोगे या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ोगे तो सेम आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा बहुत बड़ा बात बता दिए, तो ठीक है, इजी है, बट नेगेटिव में एप्लीकेबल नहीं होता ना। जैसे ए वेक्टर में जब हम बी वेक्टर घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज पॉसिबल नहीं होता, लाइक 5 - 4 और 4 - 5 क्या सेम आता है? नहीं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है लेकिन सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ये दो फिगर्स से हमने एक्सप्लेन कर दिया, सबका फिगर्स नहीं बना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो पहले आप ए प्लस बी को जोड़ दो या फिर पहले आप
b प्लस सी वेक्टर को ऐड कर दो, it will be giving the same result. So this is commutative property and this is associative property. Next we have additive identity. यहां तक नोट हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम किसी वेक्टर में ऐसा क्या जोड़ दें, इस लड़की का नाम है श्वेता गोयल, तो श्वेता गोयल के नाम के आगे हम ऐसा क्या लगा दें सो डैट कि उसका नाम नहीं बदले? कुछ नहीं लगाएंगे, यही तो आंसर है। मतलब अगर हम ए वेक्टर है तो उसमें ऐसा क्या जोड़ दें सो डैट कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर ही रहे। मतलब हम इसमें जीरो वेक्टर ऐड करेंगे, कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, राइट? तो जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। श्वेता तुम कैमरा ऑन करने बोले, तुमको तब से बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कैमरा ऑन करो श्वेता। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखोगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लिखो। एडिटिव इनवर्स मतलब हम किसी वेक्टर में ऐसा कौन सा वेक्टर जोड़ दें सो दैट कि रिजल्ट जीरो हो जाए, उसी का नेगेटिव वेक्टर जोड़ देंगे तो रिजल्ट जो हो जाएगा वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। मतलब माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। लिख लिया आपने? आस्था समझ में आ रहा है? दीक्षा तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्यों, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या सबके घर में? और सर कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, फिर बहुत मुश्किल से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, सर कनेक्ट होता है तो आवाज ही कट जाता है बीच में। मारो अंबानी को पकड़ के, उसी का जीवन है। तुम लोग उस समय जियो नहीं खरीदा तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सब तुम ही लोग गया था लालच में, 4 GB के लालच में, फ्री में दे रहा है, ले लो। हम अपने कॉलेज लाइफ में थे ना, तो वहां पर भी आया था वो लोग सिम देने के लिए जियो का। हम गए थे रिसीव करने के लिए, तो उसका क्या कहना था कि एक सिम नहीं देंगे, 10 सिम देंगे। ले लोगे तो 10 लोगे तो एक भी मत लो। वो लोग 10-10 सिम, 12-12 सिम दे रहा था। आज भी वो 10 सिम मेरे पास है, भले ही बंद हो गए। ठीक है, तो अब हेडिंग डालोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। हम किसी भी वेक्टर को डबल कर सकते, आधा कर सकते, उसका 1/3 कर सकते, 1/3 मतलब 1/3 कर सकते। ठीक है, हम किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है। ये दूसरा वेक्टर है। ये हम उसी वेक्टर का क्या कर रहे हैं, ये हमारा अगर ए वेक्टर है ना, ये बीच में हम उसको दिखा रहे हैं कि वो 1 यूनिट है, 2 यूनिट है। ए वेक्टर में 2 यूनिट है, तो अगर हम हाफ ए वेक्टर का बात करेंगे तो 1 यूनिट आएगा ना, उसी को ऊपर दिखाए हैं। समझ रही हो वंदना? अगर हम 1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना का उतना ही रह जाएगा। ये 1 ए वेक्टर है, ठीक है, 2 यूनिट का। अगर हम माइनस ए वेक्टर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर हम 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कर दें तो फिर क्या हो जाएगा,
उसी वेक्टर में जो 2 यूनिट था वो कितना यूनिट बन जाएगा? 4 यूनिट, है ना। तो ये हो गया 2a वेक्टर्स। अगर हम तुमको बोल दें कि -2a वेक्टर्स दिखाओ तो दिक्कत है क्या? उसी का नेगेटिव करके 4 यूनिट दे देंगे। समझ में आया? बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं है, वेक्टर्स इज वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट्स है, कुछ है इसमें। डबल कर दिया तो दुगना हो गया, आधा कर दिया तो हाफ हो गया। एक रॉड ले लो, लकड़ी ले लो, उसको तोड़ते जाओ, डबल करना है तो डबल कर दो, आधा करना है आधा कर दो, वही तो है। नोट हो गया क्या सतीशा? समझ में आ रहा है? अब हेडिंग डालोगे कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे ओ माय गॉड, इतना अच्छा बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखो, तुम लोग ऐसा ड्रॉ करो। ये जो हमारा डॉटेड है ना, वो फॉरवर्ड है, मतलब प्लेन से थोड़ा सा आगे है। तुम्हारे कॉपी के ऐसे बाहर निकला रहेगा, उसको ऐसे फील करो। और ये वाला जो है हमारा डॉटेड वाला जो आगे की तरफ होता है ना, उसको हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं अगर हम 3D में बात करें तो। और ये हमारा हो जाता है वाई, और ये हमारा हो जाता है जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम इन तीनों ही एक्सिस में एक एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। देखो एक बार स्क्रीन देखो, यहां तक हमने लिया तो ये 1 यूनिट हो गया, यहां तक हमने लिया 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट ही लिया, और इसका भी 1 यूनिट ही लिया। ठीक है, तो इस ओरिजिन से उस 1 यूनिट तक का जो लेंथ होता है ना, उसी को हम लोग, उसका डायरेक्शन होगा ना स्पेसिफिक, तो 1 यूनिट का जो वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। और जो 1 यूनिट का वेक्टर होता है जे एक्सिस के अलोंग, उसको हम लोग जे कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग उसको जे कैप बोलते हैं। और जो 1 यूनिट का वेक्टर होता है जेड एक्सिस के अलोंग, उसको हम लोग के कैप बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें? एक यूनिट लिया है हमने, एक हिस्सा लिया है, ठीक है, और वो हिस्सा क्यों लिया है? डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो 1 यूनिट अगर एक्स के अलोंग है तो आई कैप, अगर 1 यूनिट वाई के अलोंग है तो जे कैप, अगर वही 1 यूनिट के अलोंग है तो जेड के अलोंग है तो के कैप। कोई दिक्कत उक्कत है? ये बन गया। स्केल रखोगे तो ज्यादा क्लियर बनेगा। क्या आस्था नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। अब इसी में उनको हम आगे बताना चाह रहे हैं, वो जो हम लोग क्यूब बनाते थे ना इसमें, तुम लोग भी ड्रॉ कर सकते हो अभी तब तक। ये क्यूब बनाया जाता है 3D फिगर को दिखाने के लिए। लग रहा है ना? अब अच्छे से लग रहा है ना कि 3D है। इसमें हमने इस स्टेप पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस स्टेप पर हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P। आपका रूम, आप अपने रूम को भी कंसिडर कर सकते हो। तुम्हारा रूम क्या है? एक 3D फिगर ही तो है। ठीक है, तो उस रूम के किसी टॉप के कोई 4 कॉर्नर है ना,
तो तुम्हारे टॉप 4 में जो तुम्हारे फ्रंट में है तुम उसको पॉइंट P कंसिडर कर सकते हो अपने रूम में, उस कॉर्नर को P पॉइंट मान सकते हो। और हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, z। रिजॉइन कर लेना सारे बच्चे, कटेगा। और इसको हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे।